चलो भाई देखो 10 तक होगी। अब देखते हैं हम 11th क्वेश्चन, फटाफट से देखो। दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। मतलब कि देखो ये जो तुम्हें V दिखाई दे रहा है ना, इस वोल्ट मीटर का मान निकालना है। अब थोड़ा देखो मैं चित्र की तरफ चलता हूँ, समझाता हूँ इसको। आ जाओ, चित्र देखो ये बनाया हुआ है मैंने। इस V का मान हमको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अभी पिछली वीडियो में मैंने तुमको बताया है, क्या बताया है कि जब समांतर क्रम में वोल्ट मीटर की बात करते हैं ना, समांतर क्रम के अंदर वोल्ट मीटर की जब बात करते हैं तो उस केस के अंदर वोल्ट मीटर विभवांतर जो होता है वो समान होता है। बताया था मैंने कि जितना इस पे होगा उतना ही इस पे, उतना ही इस पे। लेकिन समांतर में धारा अलग अलग होती है, ठीक है। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग होता है और धारा एक होती है। तो यहाँ पर ध्यान दो, इस समांतर क्रम है ना, अगर ये वोल्ट मीटर देखो और ये E1 देखो और ये E2 देखो, तो तीनों के तीनों समांतर क्रम में है एक दूसरे के, ठीक है। मतलब कि अगर जितना विभवांतर इस पे होगा उतना ही विभवांतर इस पे होगा, उतना ही विभवांतर इस पे होगा, है। तो कोई सी से भी हम क्या काम करेंगे, तो इससे विभवांतर निकाल लो या इससे विभवांतर निकाल लो। अब चूंकि ये क्या है, समांतर क्रम होंगे, तो इस पे भी उतना ही विभवांतर होगा जितना कि इन पे होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, समांतर क्रम है, ठीक है भाई। चलो तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल विद्युत वाहक बल हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर। E1 है मेरा 18 वोल्ट की बैटरी है, और मेरी E2 जो है वो मेरी 12 वोल्ट की बैटरी। बताओ धारा किधर से बहनी शुरू होगी? बताओ, बताया पिछली वीडियो के अंदर, बताया है नहीं? बताओ। तो जो बड़ी बैटरी होती है जाहिर सी बात है उधर से ही बहना शुरू होती है। तो 18 वोल्ट की बैटरी ये है, ये 12 वोल्ट की बैटरी, तो किधर से बहनी शुरू होगी? इधर से बहनी शुरू होगी। और निगेटिव से या पॉजिटिव से? बताओ। पॉजिटिव से शुरू होगी ना, पॉजिटिव से इस प्रकार से शुरू होगी, और यहाँ पर आने के बाद जो है धारा बढ़ जाएगी ऊपर और ये नीचे, ठीक है। इस टाइप से तो जाएगी। और इसमें देखो 18 वोल्ट की बैटरी से पॉजिटिव से धारा निकल रही है, लेकिन जो 12 वोल्ट की बैटरी है उसमें पॉजिटिव से प्रवेश कर रही है और निगेटिव से बाहर निकल रही है, निगेटिव से बाहर निकल रही है। तो कुल विद्युत वाहक बल मैं कैसे निकालूंगा भाई? कुल विद्युत वाहक बल, याद करो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, अगर एक बैटरी से धारा पॉजिटिव से प्रवेश करे और दूसरी बैटरी में भी पॉजिटिव में ही वो निगेटिव से निकले, समझ रहे हो? मतलब कि एक बैटरी से धारा यहां से क्या हुई तुम्हारी, पॉजिटिव से निकली बाहर, पॉजिटिव से निकली। अभी आया था ना पिछला क्वेश्चन, देखो इस प्रकार से करके आया था, इस प्रकार से करके आया था ना। पॉजिटिव से धारा निकली थी, पॉजिटिव से धारा निकली थी और दूसरी बैटरी के पॉजिटिव पर जाकर ही टकराई थी। या तुम ऐसे कह सकते हो कि पहली वाली बैटरी से पॉजिटिव से धारा निकली और दूसरी बैटरी के पॉजिटिव में ही प्रवेश की। मतलब कि पॉजिटिव और पॉजिटिव मैंने बताया था, अगर एक समान हो गए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर करेंगे। मतलब कि क्या लेंगे हम निशान, माइनस कर लेंगे। मतलब कि हम इसमें से ये घटा देंगे तो हमारा टोटल ये कुल विद्युत वाहक बल निकल जाएगा, ठीक है। पिछली वीडियो में बताया है, नहीं पता तो जा करके ध्यान से देखो उसे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 18 में से 12 घटा देंगे, कुल मिलाकर के हमारा कितना आ जाएगा भाई? 6 वोल्ट आ जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है जी, कुल विद्युत वाहक बल। अब ठीक उसी प्रकार से R का मान प्रतिरोध का मान दिया हुआ है और R2 का मान दिया हुआ है। कुल प्रतिरोध निकाल लो भाई, आसान सा सवाल था। कुल प्रतिरोध निकाल लो। कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे भाई? R इक्वल टू टू प्लस में 1 इक्वल टू में 3 ओम हो गया, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे बताओ? कुल प्रतिरोध निकाल लिया, कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे? धारा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई? क्या निकाल लेंगे? धारा निकाल लेंगे, धारा। अब देखो ध्यान से देखो, सुनो, समांतर क्रम में है ना, तो धारा इसमें भी अलग होगी और इसमें भी अलग होगी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? बताओ, बताओ जी। धारा I इक्वल टू कितना आ जाएगा? E अपॉन में R। E का मान कितना है? 6, और R का मान कितना है? 2। तो धारा का मान कितना आ गया भाई? 2 ओम आ गया, ठीक है भाई। कितना आ गया? 2 ओम आ गया। चलो जी, अब हम वोल्ट मीटर का मान निकालेंगे, इसका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक या वोल्ट मीटर का मान बताओ। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ऐसे लिख लो, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला, बताओ। माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊं या प्लस वाला फॉर्मूला लगाऊं? बताओ। इस बैटरी पे निकाल लोगे, इस बैटरी पे निकाल लोगे तो लगाओगे भैया माइनस वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही है। मैंने बताया था जब निकले पॉजिटिव से तो फॉर्मूला माइनस का लगेगा। और जो इस बैटरी पे निकाल लोगे
तो निकल किस में को रही है, माइनस में को, तो फॉर्मूला इसमें लगेगा पॉजिटिव का। ठीक है जी, तो मैं इससे निकाल देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव से धारा निकल रही है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, माइनस वाला। ठीक है, तो E1 आ रखा है इसमें और जी R1 है। चलो जी, E1 कितना है मेरा 18 और माइनस I2, R1 कितना है मेरा R1 बताओ कितना है मेरा, R1 भी मेरा 2 है, तो 18 माइनस का 4 तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा 14 वोल्ट। ठीक है भाई, V इक्वल टू कितना आ गया 14 वोल्ट, यही हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इससे भी निकालना चाहो इससे भी निकाल सकते हो तुम। देखो धारा किधर से निकल रही है, माइनस से निकल रही है, निकल माइनस से रही है, तो फॉर्मूला क्या रखेंगे हम इसके अंदर, पॉजिटिव वाला रखेंगे, मतलब कि V इक्वल टू E2 प्लस में IR2। देखो E2 का मान कितना है 12 है, ठीक है, प्लस I का मान 2, ठीक है जी, R2 का मान कितना है 1 है, तो कुल मिलाकर के 12 प्लस में 2 कितना आएगा, देखो 14 ही आ रहा है, मतलब कि इसका भी 14 ही आएगा, इसका भी 14 ही आएगा और इसका भी 14 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर क्रम के अंदर है। ठीक है, चलो भाई फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 12वां, नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में, देखो ये जो परिपथ दिया हुआ है, प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश, मतलब कि इस वाले संधारित्र में, इस वाले संधारित्र में, मैंने बताया था ना संधारित्र का ये निशान होता है इक्वल सा, इन दोनों संधारित्र में आवेश निकालने हैं। ठीक है जी, और बिंदु ए तथा बी के बीच, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम है इसका मेरे पास बनाया, देखो भाई ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इस डायग्राम के अंदर दो तो संधारित्र दिए हुए हैं तुम्हारे। ठीक है जी, दो क्या दिए हुए हैं, दो संधारित्र दिए हुए हैं, कुल मिला करके एक संधारित्र मेरा C1 ये रहा, एक संधारित्र मेरा C2 ये रहा। ठीक है, दो तुम्हारे इसके अंदर क्या दिए हुए हैं, प्रतिरोध दिए हुए हैं, एक बैटरी दी गई है और जी एक तुम्हारा आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है। तो सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखो, धारा किधर से बहनी शुरू होगी, एक ही बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, तो धारा ऐसे बहनी शुरू होगी। ठीक है जी, इस प्रकार से। तो देखो धारा चली, यहाँ से प्रतिरोध मिला, फिर ऐसा चली इस टाइप से करके, यहाँ आने के बाद दो भागों में बट गई, लेकिन ऊपर तो गई है संधारित्र में और नीचे गई है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के अंदर। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध की बात करें, तो देखो धारा सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से करके ऐसे आ रही है। देखो ध्यान से देखो, इस प्रकार से जा गई और प्रतिरोध में को निकल करके ऐसा आ रही है। मतलब अगर मैं बात करूं तो प्रतिरोध यहाँ पर कुल प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम के अंदर है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 ओम, 6 ओम व 1 ओम क्या है तुम्हारा, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है जी, तो मैं R इक्वल टू क्या कह सकता हूँ, 1 प्लस में 3 प्लस में 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ऑल क्लियर अभी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, चूंकि ये श्रेणी क्रम में है प्रतिरोध, तो इन तीनों के तीनों में धारा जो बहेगी वो बताओ अलग अलग बहेगी या सेम बहेगी। मैंने बताया हुआ है पीछे भी कि श्रेणी क्रम में धारा कैसी बहती है भैया, बिल्कुल सेम बहती है, लेकिन तीनों पर जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो धारा जितनी इस पर होगी उतनी ही इस पर, उतनी ही इस पर। तो मैं क्या करूंगा, धारा का मान निकाल लूंगा। तो परिपथ में धारा I इक्वल टू E अपॉन में R। E का मान कितना है भाई, E का मान तो 12 वोल्ट दिया हुआ है, एक ही बैटरी है तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। R का मान अभी भी निकाला हमने 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। I का मान, धारा का मान कितना आ गया, 1.2 एम्पियर आ गया तुम्हारा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखने की कोशिश करो भाई, 1.2 एम्पियर की धारा इसमें वही है, वही धारा इसमें है और वही धारा इसके अंदर है। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है भाई, मुझे निकालना है, ये देखो मुझे निकालना है A तथा B के बीच में विभवांतर, मतलब कि A और B के बीच में विभवांतर निकालना है, और प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश, मतलब कि क्यों निकालना है, वो निकालने के लिए मुझे विभवांतर की आवश्यकता होगी। तो देखो मैं क्या काम करता हूँ, ये 3 ओम है और 6 ओम है ना, इन दोनों के बीच में क्या निकाल लो बताओ, मतलब इन दोनों टोटल का विभवांतर निकालो। देखो विभवांतर इसका अलग होगा और इसका भी अलग होगा, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में है भाई। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, तो दोनों का टोटल जो है विभवांतर निकाल लेता हूँ, और जो इन दोनों का विभवांतर टोटल होगा वही संधारित्र का होगा। समझ रहे हो भाई, वही किसका होगा, संधारित्र का होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में अगर देखो तो समांतर क्रम में है। समझ रहे हो, इसी श्रेणी क्रम में थे, श्रेणी क्रम में विभवांतर
इसका अलग, इसका अलग, लेकिन मैं टोटल का विभांतर निकाल लेता हूँ। जो टोटल का विभांतर होगा वही ऊपर जो C1 और C2 है उनका विभांतर होगा, और फिर मैं यहाँ पर आकर के फॉर्मूला लगा दूंगा C इक्वल टू क्यू वी, तो वहाँ से क्यू का मान निकल जाएगा, आवेश निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। चलो भाई, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं निकालता हूँ विभांतर। 3 ओम तथा 6 ओम जो है काय में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो कुल विभांतर निकालता हूँ V इक्वल टू आई आर प्लस में आर, समझ रहे हो भाई, आर प्लस में आर, सॉरी एक काम करो, आर प्लस आर मत करो, डायरेक्ट रख लो, 3 प्लस में 6, मतलब कि दोनों प्रतिरोध क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों प्रतिरोध क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो बताओ आई का मान अभी अभी हमने निकाला, धारा तो सेम ही बहेगी ना दोनों में, तो 1.2 इंटू में 6 और 3 9, तो V इक्वल टू कितना होगा, 9 दूनी 18, 1.8 वोल्ट हो गया। ठीक है जी। अब V इक्वल टू 1.8 जो निकल करके आया ना है, आया जो है वो इन दोनों पर टोटल विभवांतर है, और इन दोनों पर टोटल 1.8 आया है, तो इन दोनों संधारित्रों पर भी विभवांतर जो होगा 1.8 ही होगा। मतलब कि इन, जब हम इसका फॉर्मूला लगाए ना C इक्वल टू क्यू वी है, तो C का तो मान यहाँ पे अलग अलग पे निकालना तो अलग अलग पे निकाल लेंगे, लेकिन V यहाँ पे एक ही काम करेगा, टोटल के लिए टोटल ही निकालना पड़ेगा वैसे तो, C1 प्लस में C2। चलो C1 प्लस में C2, पहले कुल संधारित्र का मान निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, C1 व C2 भी श्रेणी क्रम में है ना, तो C1 व C2 श्रेणी क्रम में, तो बताओ C इक्वल टू 1/1 प्लस में 1, सॉरी श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम के अंदर है ना, तो बताओ इसका तो उल्टा केस होता है ना, उल्टा केस होता है, मैंने बताया हुआ, तुम सही लगा रहे थे, 1/1 प्लस में 1/2, उल्टा केस होता है श्रेणी क्रम का। तो जब तुम सोल्व करोगे 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2, या तुम कह सकते हो 1.5, यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइक्रो फैरेड में वैल्यू, तो माइक्रो फैरेड में ही आएगी। ठीक है, तो C का मान आ गई है। अब आवेश निकाल लो भाई, आवेश निकाल लो, कुल पे आवेश निकालना है, C1 और C2 दोनों पे। तो आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा CV, बताओ C अभी भी निकल रहा है 3/2, V का मान मैंने बताया अभी, इन पे भी उतना ही होगा 1.8। ठीक है भाई, और चूंकि माइक्रो फैरेड के अंदर है तो 10⁻⁻6 से इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। बताओ जी क्या हो जाएगा, जब तुम इसको सोल्व करोगे तो 0.9 उन्नौतिया कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी बताओ। एक मिनट को 12×108 होता है भाई, 1.8 थोड़ी आएगा इसका आंसर, 10.8 आएगा, 10.8 आएगा भाई, 12 तो 108 होता है ना, तो 10.8 वोल्ट आएगा, तो यहाँ गलत रख दिया हमने, 10.8 वोल्ट आएगा। अगली लाइन में करता हूँ, 3/2 10.8 इंटू में 10⁻⁻6, अब काट लो, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 7.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तुम्हारा, सी आ रहा ना, 2 पंजे 10, ये भी मैंने वो गलत कर दिया भाई, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 जो मान आया है ना वो 1/C का आया है भाई, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो होता है तो उल्टा होता है ना केस, तो C का जब हम मान निकालेंगे ना यहाँ से, तो C बराबर 2/3 आएगा, 2/3 आएगा, तो यहाँ पर 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है भाई, अब 3 से काट लो इसे, अब 3 से काट लो, 3 3 9 और 3 6 18, 3.6 आएगा, और 36 दूनी होगा 72, तो 7.2 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में देख लेना भाई, हम मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो क्यों का मान तो निकल गया, ये एक का तो मान आ गया हमारा ये। अब उसने कहा है हमसे कि भैया ये रहा, ए तथा बी के बीच में विभवांतर निकाल दो, ए और बी के बीच में विभवांतर निकाल दो, मतलब कि हम इन दोनों के बीच में विभवांतर निकाल देंगे बस। देखो चलो भाई, इन दोनों के बीच में विभवांतर कैसे निकालते हैं, देखो ए तथा बी के बीच विभवांतर। ठीक है जी, बताओ निकाल दो, मतलब वी ए माइनस का वी बी, हम इस प्रकार से कर देंगे, कुल मिलाकर के जो इसका विभवांतर होगा वो और जो इसका विभवांतर होगा वो, उन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, सिंपल है। बताओ, ये तो हम संधारित्र के लिए लगाया है, ए पॉइंट जो है देख लो ना यहाँ पर चित्र के अंदर, ये इसमें देख लो, ये वाला जो है ये वाला, ये तो ए पॉइंट, ए तो है संधारित्र के लिए, मतलब वी इक्वल टू क्या होगा, ये तो लगाएंगे क्यों अपॉन सी, और ये है किसके लिए, प्रतिरोध के लिए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, लगाओ, तो यहाँ पर तो हम लगा देंगे क्या फॉर्मूला तुम्हारा, क्यू अपॉन में C 1 था तो 1 के लिए, और यहाँ पर वी बी में क्या रखेंगे, आई आर 1।
बताओ क्यों का मान कितना है भाई 7.2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में C1 कितना है C1 यहाँ पे कितना है 1 है ना 1 माइक्रोफेरेड तो 1 इंटू में 10⁻⁻6 माइनस आई का मान कितना निकाला था हमने आई का मान ये रहा 1.2 तो यहाँ पे 1.2 रख लो इंटू में R1 का मान रेजिस्टेंस ये रहा 3 ओम तो 3 ओम रख लो। ठीक है भाई करो थोड़ा सोल्व तो इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है तो कुल मिलाकर के तुम्हारा आ जाएगा 7.2 माइनस का 12×36 मतलब 3.6 और जब 7.2 में से घटाओगे तो 3.6 आ जाएगा तुम्हारा वोल्ट इनके बीच में विभवांतर वोल्ट मतलब कि VA माइनस का VB ये भी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 इसको रखता हूँ बच्चे क्या ही रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। दिए गए परिपथ में चित्र की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा प्रत्येक प्रतिरोध में मतलब कि इसमें भी धारा निकालनी है इसमें भी धारा निकालनी है इसमें भी धारा निकालनी है प्रत्येक प्रतिरोध में और E2 सेल के सिरों के बीच वोल्ट था E2 सेल ये रही मेरी इस वाली सेल में ये जो सेल लगी हुई है देखो रेड क्या हुआ है इस सेल के अंदर विभवांतर निकालना। थोड़ा ध्यान से सुनो सवाल सिर्फ समझने के लिए हल्का सा लॉजिक है बस समझ लोगे तो आराम से सवाल हो जाएंगे। ध्यान से देखो सवाल के अंदर कुछ नहीं करना। देखो 3 और 6 तुम्हें किस चीज में दिखाई दे रहे हैं समांतर क्रम में। ठीक है तो यहां से धारा अलग अलग होगी इन दोनों में धारा अलग अलग होगी लेकिन इन दोनों का वोल्ट जो होगा विभवांतर जो होगा वो क्या होगा समान होगा। समझ रहे हो। अब इन दोनों से हम एक प्रतिरोध बनाएंगे एक प्रतिरोध बनाने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम में धारा तो सेम रहेगी लेकिन जो विभवांतर होगा वो अलग अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हो जो उनका विभवांतर होगा वो अलग अलग हो जाएगा। हमें 3 ओम पे विभवांतर निकालना है और G 6 पे भी निकालना है और 4.5 पे भी निकालना है मतलब प्रत्येक प्रतिरोध पे निकालना है धारा। ये कह रहा है ना देखते हैं प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालनी है मतलब कि इसमें धारा और इसमें इन दोनों में तो अलग बहेगी ना है लेकिन इन दोनों से बन करके जो आएगा हमारा देखो इन दोनों से बन करके जो रेजिस्टेंस आएगा वो और ये उन दोनों के अंदर धारा जो बहेगी वो सेम बहेगी। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले हम देखते हैं 3 ओम और 6 ओम जो है समांतर क्रम में है। चलो इसे सोल्व कर लेते हैं 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में तो भैया मैं R' को दे देता हूँ 3 + 6 बराबर में कितना हो जाएगा 9 ओम। ठीक है भाई अब ध्यान दो अब इन दोनों को मिलाकर कितना आ गया भाई मेरा कितना आ गया बताओ। अरे रे रुको तो सही भाई समांतर क्रम में है ना श्रेणी का क्यों लगवा दिया तुमने 1/3 प्लस में 1/6 तो 6 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 तो 3/6 और 1/2। ठीक है और ये 1 में R' लगेगा ना फॉर्मूला भी तो R' की वैल्यू जो निकलेगी वो 2 ओम निकल जाएगी मतलब इन दोनों को मिला करके प्रतिरोध हमारा कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब वो 2 ओम और ये अब क्या है श्रेणी क्रम में है। ठीक है जी तो कर दो अब थोड़ा इनको सोल्व कर दो टोटल R का मान निकालो तो मैं कह सकता हूँ 2 ओम तथा 4.5 ओम जो है अब है हमारा श्रेणी क्रम में। तो मैं क्या कह सकता हूँ R इक्वल टू और एक इसके साथ साथ एक काम करो देखो इन दोनों से बन करके हमारा 2 ओम आया और एक ये है। ठीक है जी एक ये है तो कुल मिला करके ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में है। अच्छा जी बैटरी कौन सी लगी हुई है बड़ी है कि छोटी है तो धारा इधर से बहनी शुरू होगी बिल्कुल सही है ऐसे सही चल रही धारा बड़ी वाली बैटरी से। तो ध्यान से देखो ये वाला प्रतिरोध ये वाला इन दो से बन करके एक बना लिया ये प्रतिरोध और ये वाला चारों के चारों क्या है श्रेणी क्रम में है चारों के चारों क्या है श्रेणी क्रम में तो चारों को एक साथ ले लो तो मैं साथ में R1 और R2 भी ले लेता हूँ क्योंकि ये भी क्या है हमारे श्रेणी क्रम में है R1 R2 2 ओम तथा 4.5 ओम क्या है श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकल जाएगा मेरा। तो R1 मेरा है पहले 2 रख लो प्लस 4.5 R1 मेरा है 0.5 R2 मेरा है 1 तो कितना आ जाएगा टोटल 2 3 और 7 और 1 8 आ जाएगा R इक्वल टू 8 ओम आ जाएगा जोड़ कर देख लेना कुल प्रतिरोध में। ठीक है अब मैं क्या निकाल लूंगा भाई अब मैं धारा निकाल लूंगा। देखो
इन दोनों को मिला करके जो बना है 2 ओम, और ये वाला 4.5, और ये R1 और ये R2, सभी में जो धारा होगी ना वो बिल्कुल सेम बहेगी, बिल्कुल सेम बहेगी। चलो ये तो क्या करूँगा मैं यहाँ से सिंपली कुल धारा कैसे निकलेगी, I इक्वल टू कैसे निकलेगी, I इक्वल टू हमारा होता है, बताओ E अपॉन R होता है ना, लेकिन बैटरी भी यहाँ पर 2 लगी हुई है। अब 2 लगी हुई का केस मैंने तुमको बता रखा है। देखो बड़ी वाली बैटरी से पॉजिटिव से धारा निकली, पॉजिटिव से धारा निकली भाई तुम्हारी, और कहाँ दूसरी वाली बैटरी के पॉजिटिव में ही जा रही है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही जा रही है, पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही जा रही है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे भाई, बताया था ना सेम सेम हो गया, तो प्रतिकर्षण करेंगे, मतलब कि -8 में से 4 घटा देंगे, मतलब कि या हम कह सकते हैं E2 में से E1 घटा देंगे, और अपॉन में तुम्हारा हो जाएगा R, तो 8 में से 4 घटा दो और ये हो जाएगा 8, तो 4/8, तो 1/2, तो धारा हम कह सकते हैं 1/2 की इसके अंदर बहेगी। I इक्वल टू 1/2 एम्पीयर या 0.5 तुम यहाँ से कह सकते हो। ठीक है, अब सुनो हमें क्या निकालना है अभी, हमें निकालना है R डैश। R डैश किसका मान था, R डैश था मेरा इन दोनों से निकल करके जो मेरा प्रतिरोध आया था। ठीक है, इन दोनों से निकल करके जो मेरा प्रतिरोध आया था, अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों से निकल के मेरा प्रतिरोध आया 2 ओम। अब दोनों में तो विभवांतर समान होगा, जो इस पे विभवांतर वही इस पे विभवांतर, तो मैं एक काम करता हूँ दोनों पे विभवांतर निकाल, मतलब एक पे विभवांतर निकल जाएगा, और विभवांतर निकलने के बाद हम लगा देंगे आई वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, आई इक्वल टू V/R, तो इसमें अलग धारा निकल जाएगी, इसमें अलग धारा निकल जाएगी। तो आ जाओ आर डैश पे ना, आर डैश पे मैं विभवांतर निकाल लेता हूँ, आर डैश के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर। ठीक है जी, तो बताओ V इक्वल टू क्या होता है, आई आर डैश। आई का मान कितना है अभी मेरा, आई का मान अभी अभी निकाला है 1/2, समझ रहे हो, आई का मान कितना है 1/2 है। कुल धारा है ना, कुल धारा बह रही है 2 ओम पर, कुल धारा बह रही है 1/2। आर डैश का मान कितना है, मतलब कुल प्रतिरोध, मतलब कि 2 है ना, तो 2 से 2 काट लो, कितना आ गया V इक्वल टू 1 वोल्ट आ गया, V इक्वल टू कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। अब 1 वोल्ट इस पे है और 1 वोल्ट इस पे है, बस अब अलग अलग धारा निकल जाएगी V इक्वल टू 1 और R इक्वल टू तुम्हारा ये हो गया, और I इक्वल टू निकाल दो, इस पे अलग निकल जाएगी, इस पे अलग निकल जाएगी है। चलो तो क्या करेंगे, I1 इक्वल टू V अपॉन में R1, V का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है जी, R1 मतलब कि 3 के लिए निकाल रहे हो ना, 3 के लिए, तो 3 कर लो, तो ये तो आ जाएगा 1/3 एम्पियर, और जब I2 निकाल लोगे तो V अपॉन में R2 कर लो, V का मान कितना है 1 और R2 का मान कितना है 6, यहाँ रख लेंगे 6 एम्पियर। एक आंसर भैया तुम्हारा ये आ गया, एक आंसर तुम्हारा ये आ गया। ठीक है भाई, समझ में आया। अब हमने प्रत्येक प्रतिरोध में तो धारा निकाल ली, इन दोनों का मान ही निकल गया है जी, और इसमें जो धारा बहेगी वो 1.2 की ही बहेगी, वो या 1/2 की ही बहेगी। ठीक है, क्योंकि तो श्रेणी क्रम में था, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब हमें निकालना है E2 सेल के सिरों की वोल्टता, E2 सेल, E2 ये रहा, इस वाले सेल की वोल्टता और निकालनी है हमको। बताओ क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूँ E2 सेल का विभवांतर, विभवांतर बताओ फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू E। अब बताओ भैया यहाँ प्लस रखूँ या माइनस रखूँ, एक बार डायग्राम के अंदर देखो, बताओ बड़े वाली 8 वोल्ट की निकालनी ना E2 की, तो बताओ धारा किधर से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, तो मैंने बताया पॉजिटिव से निकलती तो फॉर्मूला कौन सा रखते हैं, माइनस का रखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पीछे समझाया हुआ भाई। ठीक है, अब E2 है, अब यहाँ पे क्या रख देंगे बताओ E2, और रजिस्टेंस भी यहाँ पे कौन सा है R2 वाला है। ठीक है, यहाँ देख लो R2 है, E2 मेरा कितना है 8 वोल्ट है। ठीक है, माइनस धारा कितनी है 1/2 है, क्योंकि धारा तो इसमें भी वही बहेगी ना 1/2, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, इंटू R2 कितना है मेरा 1 है। तो भैया 8 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा, जब तुम इसको सोल्व करोगे ना 8 माइनस 1/2 को, तो तुम्हारा 7.5 आ जाएगा, 7.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा E2 सेल पर विभवांतर निकल करके आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो पीछे रिवर्स करके देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो टॉप बढ़िया सवाल छांट करके मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं बोर्ड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ फटाफट से। देखो दिए गए परिपथ चित्र में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध। सेकंड, तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल देखो जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी लगे हुए हैं सारा का सारा तुल्य प्रतिरोध। R1 R2 R3 R4 में प्रवाहित धारा है, इसमें धारा कितनी है, इसमें धारा कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, मतलब सब में धारा निकालनी है। ए व बी के बीच
बी व सी के बीच और सी व डी के बीच में विभवांतर निकालना। देखो अब बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ इसे। एक चीज़ सुनो, सवाल में हमसे कहा सबसे पहले तो भैया, सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल दो। सबसे पहले क्या हमें निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले R1 R2 समांतर क्रम में है, इन दोनों से एक प्रतिरोध बना लो, बन जाएगा। फिर R4 और R5 समांतर क्रम में है, इन दोनों से एक प्रतिरोध बना लो, इनसे एक प्रतिरोध बन गया, इनसे एक प्रतिरोध बन गया। अब ये 1 2 3 तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में है, और ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा? चारों के चारों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो तुल्य प्रतिरोध कब तो मान वहां से निकल जाएगा। चलो करके बताता हूँ। R1 तथा, पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, R1 तथा R2 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? R1/R डैश कर लो इक्वल टू 1/4 प्लस में 1/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/4, या हम कह सकते हैं 1/2, या R डैश का मान आ जाएगा 2, क्योंकि पलट जाएंगे ना ये। R डैश का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब ऐसी R4 और R5 समांतर में है, इसमें धारा अलग और इसमें धारा अलग, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ? धारा बट गई, लेकिन इन दोनों का विभवांतर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है जी। तो R1 R2 R3 और R4 का हमें क्या निकालनी है? इनकी धारा निकालनी है भाई। धारा निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये तो हमने टोटल बनाया था R डैश, इन दोनों पे विभवांतर निकाल लेंगे। जैसे पिछले वाले साल में किया ना, टोटल पे विभवांतर निकालना, मतलब इस पे भी आ जाएगा मैं निकल करके, इस पे भी आ जाएगा, और फिर इसका अलग आई निकल जाएगा, इसका अलग आई निकल जाएगा। ठीक है, चलो भाई करते हैं। तो R डैश पर विभवांतर, ठीक है जी, या तुम कह सकते हो ए व बी के बीच में विभवांतर। ठीक है जी, ए व बी के बीच में विभवांतर भी निकाल रहे हैं। तो बताओ क्या करेंगे? बताओ भाई। अच्छा, इससे पहले एक काम करो, धारा निकाल लो है। अच्छा विभवांतर हो गया, एक काम करो धारा निकाल लो, इससे पहले ना धारा निकाल लो। देखो भाई 8 ओम तो आ गया हमारा टोटल तुल्य। तो धारा होती है हमारी, धारा आई इक्वल टू क्या होता है? ई अपॉन में आर होता है। धारा इक्वल टू होता है ई अपॉन में आर। बैटरी तो यहाँ पे एक ही जुड़ी हुई है, तो कोई इसमें इशू है नहीं है। तो ई इक्वल टू 18 वोल्ट की 18 है, 16 है, 16 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है, और आर हमारा आया है टोटल। तो 8 दूनी कितना आ गया? 2, तो 2 एम्पियर आ गया मेरा। आई का मान कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब कि ध्यान से सुनो, इस पूरे के पूरे टोटल में 2 एम्पियर की धारा है, इसमें 2 एम्पियर की धारा हो जाएगी, और इस पूरे के पूरे टोटल में 2 एम्पियर की धारा है। मतलब कि बट करके वो हाफ कम हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? बट करके वो कम हो जाएगी। मतलब इसको तो हमने आर डैश माना था, आर डैश में धारा वही है, मतलब 2 एम्पियर, और आर डबल डैश में भी धारा 2 एम्पियर है। तो हम क्या करेंगे, आर डैश में हमें धारा पता है, तो विभवांतर निकाल लेंगे, इसका अलग अलग पता चल जाएगा हमारा। चलो जी, तो मैं क्या करता हूँ, आर डैश पर विभवांतर, या तुम कह सकते हो ए व बी के बीच में विभवांतर निकाल लो। ठीक है, 2 मान निकल जाएंगे तुम्हारे एक ही उससे। तो V1 इक्वल टू आई आर डैश, आई कितना होगा? 2 ही होगा। आर डैश इनका कितना आया था मेरा? आर डैश कहाँ है? आर डैश ये रहा 2। तो V1 मेरा आ गया भैया 4 वोल्ट। कितना आ गया? 4 वोल्ट। मतलब कि 4 वोल्ट इसी पे होगा, और 4 वोल्ट ही इसी पे होगा। है 4 वोल्ट इस पे होगा, और 4 वोल्ट इस पे होगा। होगा नहीं होगा? R3 पे विभवांतर निकाल लो, R3 पे धारा तो इसमें वही है ना, 2 एम्पियर की, निकाल लो। R3 पे विभवांतर, R3 पर विभवांतर, R3 पे विभवांतर कैसे निकलेगा भाई? V2 इक्वल टू आई R3। आई का मान कितना है मेरा? 2, और R3 कितना है मेरा? 1। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? बताओ, 2 वोल्ट। तो V2 इक्वल टू कितना आ गया? 2 वोल्ट। लो R3 पे विभवांतर निकल गया मेरा। ठीक है जी, R3 पे क्या निकल गया? विभवांतर। चलो जी, या हम कह सकते हैं R3 का मतलब क्या है? बी और सी के बीच में विभवांतर निकला है ना, बी और सी के बीच में विभवांतर निकला है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम V3 भी निकाल सकते हैं, पर इससे पहले धारा निकाल लो। इससे पहले हम क्या करेंगे,
धारा निकाल लेंगे इनके बीच में। चलो जी, तो सबसे पहले मुझे R1 में धारा निकालनी है ना, R1 में निकालता हूँ। तो R1 में धारा फॉर्मूला है I = V1 अपॉन में R1। तो V1 कितना निकला था मेरा 4 वोल्ट, क्योंकि मैंने बताया ना 4 वोल्ट था इसके लिए भी। तो 4 अपॉन में R1 कितना है 4, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है भाई, इसमें 1 एम्पियर धारा आ गई और इसमें भी कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर धारा आ जाएगी, इसमें भी 1 एम्पियर ये आ जाएगी ना। तो I ये 1 मान लो, इसे 2 मान लो, V2 अपॉन में V1 तो लगाने की वैसे कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं है, क्योंकि V तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर V1 वगैरह तो छोड़ दो, V तो सेम ही है। R2 तो V कितना है भाई 4 और R2 कितना है मेरा 4 ही, तो इसमें भी कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर की तुम्हारी धारा आ जाएगी। ठीक है, देखो I1 में धारा निकल गई, I2 पे धारा निकल गई, R3 की मैंने धारा निकाल ली थी, ये रही R3 की धारा निकाली थी, क्योंकि ये जो तुम्हारी निकली थी ना 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर निकली थी, ये तो इसी में टोटल में 2 एम्पियर निकल करके जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं आया? अब R4 में और धारा निकालनी है हमको, R4 में और धारा निकालनी है। R4 का मतलब क्या होता है ये। तो कहानी हम क्या करेंगे इसके अंदर, कहानी हम क्या करेंगे वही है, पहले तो विभवांतर निकालना पड़ेगा ना। V3 अभी निकाला नहीं है ना हमने यहाँ पे है, तो इसका इस साइड में कर देता हूँ, V3 यहीं पे निकाल देता हूँ सबसे पहले V3। तो V3 = क्या होता है मेरा I और R डबल डैश, देखो इन दोनों का तो डबल डैश था ना है, देखो तो I का मान है 2 और R डबल डैश कितना है मेरा 4, तो कितना आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। V3 का मान कितना गया 8 वोल्ट। ठीक है, चलो जी, अब कुल मिलाकर के 8 वोल्ट का, इस 8 वोल्ट का मतलब ये है कि इस पे भी 8 वोल्ट है और इस पे भी 8 वोल्ट है। ठीक है, अब इसकी भी धारा निकाल सकते हैं हम, इसकी भी धारा निकाल सकते हैं। तो देखो R ये R1 में धारा थी, ये R2 में धारा, R3 की हमने निकाली थी पहले। तो R4 में धारा कितनी हो जाएगी भी, R4 में धारा कितनी हो जाएगी बताओ। I3 मान लो इसे = V इसे क्या मानो भाई V2 मान लो इसे। ठीक है, क्योंकि ऊपर V तो हो गया था ना, और अपॉन में R4। तो V2 कितना मेरा 8 और R4 मेरा कितना है 12, तो 4 दूनी 8 और 4 दिया कितना आ जाएगा 12। तो 2 एम्पियर की यहाँ पे धारा हो गई I3 के अंदर। और ऐसी R5 में धारा निकाल लो, R5 में पूछी नहीं है वैसे, चलो फिर भी निकाल देता हूँ। I4 = कितना होगा V2 अपॉन में R5। V2 कितना है 8 और R5 कितना है मेरा 6। तो 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो इसमें इतनी एम्पीयर की धारा हो जाएगी। हालांकि पूछा नहीं पर मैंने फिर भी निकाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग धारा निकाल सकते हैं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। अभी कॉन्सेप्ट इतना आसान है, अगर समांतर क्रम में होगी चीज़ें तो धारा उसके अंदर बट जाती है और विभवांतर एक रहता है। और अगर श्रेणी क्रम में होंगी चीज़ें तो क्या होता है, श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, धारा एक रहती है और विभवांतर अलग अलग रहता है। ठीक है जी, चलो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं भैया 15 पर। आ जाओ जी, 15 क्वेश्चन देखो फटाफट से। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, एक 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ 24 सेलों को किस प्रकार जोड़ें कि प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति 6 हो और सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हो। ठीक है जी, चलो इस सवाल को देखो मैं बताता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। देखो भाई ध्यान से देखो, इसने कहा 1 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ 24 सेलों को किस प्रकार जोड़ें। देखो ध्यान से देखो, एक पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो चलो पहले बता देता हूँ, R = मतलब कि 6 ओम, R = 6 ओम। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध इसमें दिया हुआ है 1 ओम, R = दिया हुआ है 1 ओम।
ठीक है। अब हम कहते हैं देखो माना n सेल, अभी समझ में आएगा, पहले देखो एक बार, माना n सेल श्रेणी क्रम में व m पंक्तियां समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। देखो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो काफ़ी सारी सेल लगी हुई है, ठीक है जी, ये सेल लगी हुई है सेल। देखो इस n का मतलब क्या है, ये जो n जो है ये तो हमें बताता है कि एक पंक्ति के अंदर कितनी सेल है, जैसे 1 2 3 4, मतलब कि सारी सारी श्रेणी क्रम में है ना, तो एक पंक्ति के अंदर कितनी सेल है, n का तो मान है ये। अरे जो m होता है m, ये पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां है ना, तो m का मतलब होता है ये, m तो डिनोट करता है कि पंक्तियां की संख्या, और n डिनोट करता है कि पंक्तियां में कितनी सेल है उसकी संख्या, ठीक है। तो इसने दिया हुआ है कुल सेल दी हुई है 24, कुल सेल कितनी दी हुई है 24। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें एक पंक्ति के अंदर 4 सेल है, एक पंक्ति के अंदर 4 सेल है और टोटल 4 पंक्तियां हैं, तो टोटल सेल कैसे निकालोगे, तुम मल्टीप्लाई करोगे भी, 4 चौक 16, 16 आ जाएगा ना। तो भैया ये 16 आया कैसे, m और n की मल्टीप्लाई करके तो आया, m और n की मल्टीप्लाई करके तो आया, ठीक उसी प्रकार से 24 आया होगा, वो भी तो मल्टीप्लाई करके ही आया होगा। बताओ, तो मैं कह सकता हूं तो कुल सेलों की संख्या, कुल सेलों की संख्या मतलब कि एम एन इक्वल टू 24, एम और एन की मल्टीप्लाई करके तो 24 आया होगा भाई। बताओ, अब बनाओ, अधिकतम शक्ति 6। अब अधिक से अधिक कितनी शक्ति 6 हुई होगी, बताओ अधिक से अधिक शक्ति कितनी 6 हुई होगी। ये हमारा होता है फॉर्मूला एम आर इक्वल टू एन आर, ठीक है भाई, ठीक है। बताओ आर का मान दिया हुआ है m इंटू में 6 और n का मान यहाँ पे कुछ नहीं है और r का मान दिया हुआ है 1, या तो हम कह सकते हैं 6m बराबर n, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान लो। n का मान उठा करके इसमें रख दो, n का मान उठा करके इसमें रख दो, तो समीकरण 2 से m का मान 1 रखो जी, m इंटू में 6m इक्वल टू में 24, तो कितना आ जाएगा 6m स्क्वायर बराबर में 24, ये इधर ले आओ, 24 6 चौक 24, तो m स्क्वायर बराबर 4, और जब इधर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। m का मान कितना आ गया 2। अब m का मान उठा करके कोई सी में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, सेम मान आएगा, तो पहले में रख दो m का मान समीकरण 1 में, m का मान कितना है 2 इंटू में n बराबर में 24, तो n का मान निकालोगे तो 24/2, या तुम कह सकते हो 12, तो n बराबर आ जाएगा 12। मतलब n का मान मतलब कि एक पंक्ति के अंदर 12 तो सेल थी और 2 पंक्तियां थी, ठीक है जी, समझ में आ गया। इस प्रकार से तुम जोड़ दो, ये हमसे पूछा ही, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।